नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की जो क्राइम स्टोरी है वो अपनी तरीके की एक अनोखी क्राइम स्टोरी है, क्योंकि इस कहानी में जो मुख्य जुर्म करने वाला है वो विश्व का या दुनिया का पहला ऐसा कातिल होगा जिसने खुद अपनी प्लास्टिक सर्जरी की थी। वो कितने हद तक कामयाब रहा या ऐसे क्या रीज़न थे जिसकी वजह से उसने प्लास्टिक सर्जरी की, मैं आपको बताऊंगा। जापान एक ऐसा देश जो काफ़ी कल्चरली रिच है, वहाँ के लोग हम्बल होते हैं। एक ऐसा देश है जहाँ पे बड़े से बड़ा गुनाह जो होता है वो आसानी से सॉल्व कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा, और अमूमन ये देखा गया है कि काफ़ी शांति प्रिय देश है और वहाँ पे पहली बात तो बड़े क्राइम होते नहीं, और होते हैं तो पुलिस उस क्राइम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देती है। लेकिन एक केस ऐसा आया था सन 2007 में जिसको सॉल्व करने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। उस केस के बारे में ये बोला जाता है कि उस केस को सॉल्व करने के लिए जापान की पुलिस, यहाँ तक कि ब्रिटेन की पुलिस भी शामिल थी, क्योंकि जो विक्टिम था वो ब्रिटेन से ताल्लुक़ रखती थी। तो चलिए इस कहानी को मैं आपके सामने एक बार रखता हूँ। 22 साल की ब्रिटिश नागरिक लिंडसे हॉकर, ग्रेजुएशन उसने किया लीड्स यूनिवर्सिटी से, पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। माँ बाप दोनों डॉक्टर थे, पिता डॉक्टर थे और माता जी उसकी डेंटिस्ट थी। तो उसने भी साइंस और बायोलॉजी लेके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो अमूमन ये देखा गया है कि विदेशी लोग जो होते हैं उनके पास एक ये लिबर्टी होती है कि वो ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ समय ऑफ लेते हैं ताकि दुनिया का भ्रमण कर सके, अलग अलग लोगों से मिल सके, अपने जीवन के बारे में चीज़ें टटोल सके। उसके बाद वो आके अगर नौकरी करना चाहे तो नौकरी करते हैं, वरना आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। तो लिंडसे हॉकर ने भी यही सोचा कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अब मास्टर्स करने से पहले मैं थोड़ी दुनिया देखना चाहती हूँ। तो अच्छे घर से थी, उसने सोचा कि जापान चलती हूँ, एक अच्छी जगह है, यहाँ पे अलग अलग नेचुरल ब्यूटी है, सीनिक ब्यूटी है, साथ ही साथ वहाँ का कल्चर बड़ा रिच है, तो वहाँ रह के मुझे अपने जीवन को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। तो सन 2006 में वो जापान जाती है। अब जब जापान जाती है तो इंग्लिश टीचर के तौर पे, क्योंकि वो ब्रिटेन की थी, यूके की, इंग्लिश आती थी, उसका एक्सेंट अच्छा था, तो उसके बेसिस पे एक कॉलेज में इंग्लिश टीचर की नौकरी उसको मिल जाती है। फिर वो वहीं पे पढ़ाती है बच्चों को और साथ ही साथ कुछ कमाती भी है। लिंडसे हॉकर जो थी काफ़ी मिलनसार थी और उसने एक अपार्टमेंट लिया हुआ था। अपार्टमेंट में अकेले नहीं रहती थी, 3 और दोस्त थी उसकी जिसके साथ वो रहती थी। क्योंकि वो दूसरे कंट्री से आई थी तो अपनी सेफ्टी को लेके वो काफ़ी सतर्क रहती थी। अब धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। लिंडसे हॉकर स्कूल जाती है, अंग्रेज़ी की क्लासेस लेती है और प्रतिदिन रात में अपने माँ बाप के लिए या तो ईमेल पे वो मैसेज डालती थी या फ़ोन करती थी। अब जापान और ब्रिटेन के टाइम जोन में 8 घंटे का फ़र्क था, तो इनकी रात उनका दिन और उनका दिन इनकी रात चलता था। अब इसी तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रही थी, सब चीज़ें सही चल रही थी, इंग्लिश पढ़ा रही थी, काफ़ी लोग उससे इम्प्रेस थे। इसी बीच में 20 मार्च 2007 को एक जापानी लड़का जिसका नाम तात्सुआ इतिहाशी था, वो लिंडसे हॉकर को देखता है, और जब उसको देखता है तो उसकी सुंदरता को देख के वो हक्का बक्का रह जाता है, दंग रह जाता है, और बिना कुछ सोचे समझे लिंडसे हॉकर के पास जाता है और ये बोलता है कि आप मुझे इंग्लिश पढ़ाती हैं और मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं आपसे प्राइवेट कोचिंग लेना चाहता हूँ, प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहता हूँ। अब लिंडसे हॉकर ये सुनती है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि तात्सुआ इतिहाशी जो था वो उसके क्लास का स्टूडेंट नहीं था, और ये बात लिंडसे हॉकर को बड़ी साफ साफ याद थी, क्योंकि
6 महीने से एक ही क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी, तो उसे इस बात पे तनिक भी संदेह नहीं था कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। अब तासुआ जो था वो फिटनेस फ्रीक टाइप का था, उसकी फिजिक अच्छी थी, लंबा चौड़ा था, जिम जाता था, तकरीबन 25 किलोमीटर तो वो डेली साइकिलिंग करता था, स्टेमिना अच्छा था, कई तरीके की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहता था। तो एक दिन ऐसे ही वो फिर लिंडसे हॉकर को मिलता है और इस बार अंग्रेज़ी पढ़ने की इच्छा जताता है फिर से, और इस बार वो लिंडसे हॉकर को ये बोलता है कि मैं आपको $42 प्रति घंटे के हिसाब से पैसे दूंगा। अब तासुआ भी एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से आता था, तो जब लिंडसे ने देखा कि वो काफ़ी डेडिकेटेड है इंग्लिश सीखने के लिए, तो लिंडसे ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अंग्रेज़ी की क्लास दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं किसी पब्लिक प्लेस पे ही तुमको अंग्रेज़ी की क्लास दूंगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं तुम्हारे पर्सनल अपार्टमेंट में जाके क्लास दूंगी या तुम्हारे घर जाके क्लास दूंगी। इस बात पे तासुआ राज़ी हो जाता है और फिर धीरे धीरे लिंडसे हॉकर उसको अंग्रेज़ी पढ़ाना शुरू कर देती है। अमूमन जो जगह वो लोग ढूंढते थे वो कैफ़े हाउस होता था, कैफ़े बार जिसको बोलते हैं, जहाँ पे कॉफ़ी के ऊपर एक दूसरे को वो लोग नॉलेज का शेयरिंग करते थे। 24 मार्च 2007 को जब लिंडसे घर जाने लगती है तो तासुआ बोलता है कि मैम, मैं अपना वॉलेट घर भूल गया हूँ और अगर आप मुझे लिफ्ट दे दें तो मैं घर जाके उसमें से पैसे निकाल के मैं आपको आज की फ़ीस दे दूँगा। अब तासुआ एक समझदार लड़की थी। एक दिन जब तासुआ लिंडसे का पीछा कर रहा था तो अपने घर ले गई उसको, और वहाँ जब तासुआ पहुँचता है उसके घर के नीचे, तो तासुआ कहता है मैम, मैं बहुत प्यासा हूँ, आप मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। तो लिंडसे ने भी सोचा कि हाँ चलो, मैं इसको अपना अपार्टमेंट दिखा देती हूँ, और अपार्टमेंट में जब ये मेरे 3 पार्टनर्स को देखेगा तो ये समझ जाएगा कि मैं अकेले नहीं रहती हूँ, तो ये कभी गलत सोच मेरे बारे में नहीं रख पाएगा, या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझ जाएगा कि ये अकेले नहीं रहते। तो पास में तासुआ ने लिंडसे का मकान भी देख लिया था, लेकिन अब 24 तारीख की डेट थी। उसने ये बहाना बनाया कि मेरा वॉलेट घर छूट गया है और आप क्योंकि टैक्सी से घर जा रही हैं, रास्ते ही में मेरा घर पड़ता है, आप अगर वहाँ मुझे ड्रॉप कर दें और तो मैं वॉलेट से पैसे निकाल के आज की फ़ीस आपको दे दूँगा। लिंडसे हॉकर समझदार लड़की थी, थोड़ी चालाक भी थी। तो जब वो कैब से जाती है और उसी कैब में ये आपका तासुआ भी बैठा रहता है, उसके घर पहुंचती है, तो कैब ड्राइवर से कहती है कि जब तक मैं नीचे ना हूं आप जाइएगा मत, क्योंकि यहाँ से थोड़ी देर का काम है, इसके बाद मैं दूसरी जगह जाऊंगी। तो इस तरीके से उसने ये भी बता दिया कि टैक्सी ड्राइवर नीचे है, मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो तासुआ किसी भी तरीके की छेड़खानी या कोई गलत काम ना करे। अब धीरे धीरे 5 मिनट बीतता है, 10 मिनट बीतता है, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो जाता है। लिंडसे ऊपर से नीचे नहीं आती, तासुआ के घर से नीचे टैक्सी में वापस नहीं आती। इसी बीच टैक्सी ड्राइवर को कई सारे फ़ोन कॉल्स आने लगते हैं और उसकी बुकिंग होती है, तो वो बिना इंतज़ार किए हुए वहाँ से चला जाता है। अब दिन बीतता है, रात का टाइम हो जाता है। उसके जो रूम पार्टनर थे वो भी थोड़े चिंतित होते हैं कि अभी तक लिंडसे वापस क्यों नहीं आई, और उधर ही बीच उसी बीच उसके माँ बाप का भी फ़ोन आता है, फ़ोन पिकअप नहीं होता है। वो ईमेल करते हैं जैसे कि रोज़ करते थे, ईमेल का भी रिप्लाई नहीं आता है। अब उनको कुछ शक होता है, उसके माँ बाप को जो ब्रिटेन में थे उनको कुछ शक होता है। अब समस्या ये भी थी कि उसी समय सन 2007 में, वो मार्च के महीने में एक भूकंप आया था। तो अमूमन जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को फ़ोन करके हालचाल पूछते हैं, तो फ़ोन ट्राई किया, ईमेल ट्राई किया, पर लिंडसे के माता पिता को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब 24 घंटे बीत जाते हैं। जब 24 घंटे तक लिंडसे वापस घर नहीं आती, तो उसके अपार्टमेंट की जो तीनों रूममेट रहती हैं वो पुलिस के पास जाती हैं, और पुलिस के पास जाके उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। अब पुलिस अपनी शुरुआती कार्रवाई करती है, इधर उधर लोगों से पूछती है, इसके दोस्तों से पूछती है कि किसके साथ जा सकती हैं।
तो इसकी दोस्त लोग बताती हैं कि वो एक तासुआ नाम का लड़का है, उसको पढ़ाने जाती थी कैफ़े में। उधर से उसके पेरेंट्स से बात होती है, तो लिंडसे ने अपने पेरेंट्स को भी बताया था कि यहाँ तासुआ नाम का एक लड़का है, मैं उसको इंग्लिश की कोचिंग देती हूँ और वो $42 मुझे प्रति घंटे देता है। और लिंडसे का एक बॉयफ्रेंड भी ब्रिटेन में रहता था। ये बात उसको भी पता थी कि वो एक लड़के को, जैपनीज लड़के को कोचिंग देती है। अब पुलिस को सारी चीज़ें पता चलती है, तो पुलिस का शक जाता है कि तासुआ के पास आखिरी बार गई होगी। तो पुलिस की टीम जाती है, तकरीबन 9 पुलिस वाले रहते हैं, तासुआ के अपार्टमेंट में जाते हैं। अब उस समय वायरलेस और ये सारी चीज़ें उतनी एक्टिव नहीं थी, तो किसी तरीके से तासुआ को इस बात की भनक लग जाती है कि पुलिस उसके अपार्टमेंट में आ रही है। और तासुआ जो रहता है, समय देखते ही अपार्टमेंट से भागने की कोशिश करता है। जब भाग ही रहा होता है, तब से पुलिस वाले उसको देख लेते हैं और जो पड़ोसी रहते हैं वो हो हल्ला करते हैं। तो कुछ पुलिस वाले उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब रहते हैं, वो भाग जाता है। इसी बीच पुलिस के जो बाकी मेंबर्स थे वो अपार्टमेंट में एंटर करते हैं और देखते हैं कि लिंडसी का पर्स और लिंडसे का जो सैंडल थी वो तासुआ के अपार्टमेंट में है। उनकी नज़र बालकनी में जाती है, वहाँ एक बाथटब पड़ा था, एक बाथटब जिसमें पूरे सैंड भरे थे। जब पुलिस ध्यान से देखती है तो एक हाथ दिखता है उसमें, और जब पुलिस उस रेत को हटाती है उस बाथटब से, तो पता चलता है कि ये लाश है, एक महिला की लाश। पुलिस समझ जाती है कि ये लिंडसे हॉकर की ही लाश है, और उसके लाश के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे सीमेंट डाला गया हो, कंक्रीट डाला गया हो, और एक तरीके से पूरा बॉक्स बनाया जा रहा था जिसके अंदर उसको दफन किया जा सके। अब जो पुलिस रहती है वो समझ जाती है, वो तुरंत तासिया के घर में जाती है, वहाँ से उसके माता पिता से बात करती है। माता पिता उसके शरीफ किस्म के व्यक्ति थे, तो वहाँ से भी कुछ स्ट्रॉन्ग लीड नहीं जनरेट होती है। अब कातिल फरार है। अब जापान में ऐसा क्राइम तो होता नहीं इतने अमूमन, तो ये बात धीरे धीरे जापान में फैल जाती है। और क्योंकि इसमें जो विक्टिम था वो दूसरे कंट्री का सिविलियन था, ब्रिटेन का, तो ये बात ब्रिटेन में भी फैल जाती है। तो एक इंटरनेशनल दबाव भी जापान पे हो जाता है। धीरे धीरे पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है, उसके दोस्तों से तहकीकात करती है, वहाँ के उसके स्टाफ से, उसके स्कूल वालों से, उसके मेंबर्स से, जो कम्युनिटी ज्वाइन किया था उसके मेंबर से पूछताछ करती है, और तासुआ की भी साथ ही साथ जांच कर रही होती है, लेकिन कोई भी सबूत ठोस हाथ नहीं लग रहा था। इसी बीच पुलिस स्केच निकालती है, स्केच आर्टिस्ट को बुलाती है और तासुआ की फ़ोटो के बेसिस पे कई सारे स्केच बनवाती है कि मान लीजिए तासुआ भेष बदल के रहे, किसी महिला के रूप में जाएगा तो ऐसा दिखेगा, किसी पुरुष के रूप में जाएगा ऐसा दिखेगा, दाढ़ी बढ़ा लेगा तो ऐसा दिखेगा। और ऐसे कई सारे स्केच निकाल के पूरे शहर भर में, या अब तो बोला जाए पूरे जापान में फैला दिया जाता है, हर न्यूज़पेपर पे, हर गली मोहल्ले पे, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था जिसमें फॉरेन सिटीजन इन्वॉल्व था, इसलिए पुलिस बड़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रही होती है। साल बीत जाता है, 1.5 साल बीत जाता है, पर कोई ठोस एविडेंस, सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग रहे थे। तो पुलिस ने 10 मिलियन येन, जापानीज करेंसी है, उसका इनाम रख दिया तासुआ इतिहासी पे। अब तासुआ को ये बात पता चलती है। सेकंड स्टोरी जो है तासुआ की, जो पैरेलली चल रही थी, उसमें ये पता चलता है कि तासुआ छुप छुप के, मेन सिटी में तो रहता नहीं था, क्योंकि वहाँ रहता तो लोग पहचान लेते, या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाता था, तो शुरुआत के दिनों में जंगल में रहता था। और जब जंगल में रहता था तो जो भी चीज़ मिलती थी उसको खा के सर्वाइव करता था। कभी मछली मिल गई, मछली खा लिया, कभी सांप मिल गए, सांप खा लिया, कभी चूहे मिल गए, चूहे पका के खा लिया। तो वो जंगल में रह के अपने आप को बचाना चाहता था। फिर उसको लगा कि यहाँ रह के उसे दिक्कत हो रही है, तो बीच बीच में अगल बगल के जापान के जो टापू होते थे, आइलैंड, वहाँ पे भाग जाया करता था। और फिर वहाँ कभी कभी तो अकेला टापू पे रहता था। इस किस्म का वो बंदा था, उसका माइंडसेट ऐसा था कि पुलिस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इस बीच उसे एक आइडिया आता है कि अगर मैं अपनी शक्ल बदल लूँ तो ये पुलिस और आम आदमी जो हैं वो मुझे नहीं पहचान पाएंगे। और होता भी यही है। वो
चाकू निकालता है, उसके चेहरे पे एक मोल था, मस्सा जिसको बोलते हैं, उसको काटता है। फिर कुछ दिन बाद उसको लगता है कि मेरे चेहरे पे मेरी नाक थोड़ी बड़ी है, तो नाक में हल्का सा वो चाकू लगा के उसको सीता है। फिर अपने होठ बदलता है। अब सोचिए, एक व्यक्ति इस कदर पागल हो चुका है कि वो अपने ही चाकू से अपने होठ काट रहा है और फिर उनको सिल रहा है ताकि उसकी पुरानी शक्ल और असली शक्ल में फ़र्क आ सके। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी। इसी बीच वो सोचता है कि मैं और प्लास्टिक सर्जरी करा लूँगा तो मैं 100% सेफ हो जाऊँगा। अब इसके लिए उसे पैसे चाहिए होते हैं, तो बीच बीच में वो किसी छोटे मोटे गांव जो आउटर्स पे रहते थे वहाँ जाता था और कंस्ट्रक्शन का काम करता था, और उन काम से जो उसको पैसे मिलते थे वो उनको जुटाता था। और जब पैसे जुटाता था तो एक जगह पैसे कलेक्ट कर रहा था ताकि एक प्रॉपर अमाउंट हो जाए और किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन से मिलके वो अपने पूरे चेहरे का हुलिया बदल दे, ताकि कोई भी आम आदमी जो उसको देखा हो स्केच में पहचान ना पाए। अब पास में जब उसके पास थोड़े पैसे हो जाते हैं, रिसर्च करता है, लोगों से पूछता है, तो पता चलता है कि पास के ही गांव में एक प्लास्टिक सर्जन है जो अफोर्डेबल दाम में प्लास्टिक सर्जरी कर लेता है, बेसिक। अब डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो पहले पूछते हैं कि आपका ये पहले की शक्ल की कोई तस्वीर हो तो वो आप मुझे दीजिए, और फिर जैसा आप बनना चाहते हैं वो एक आइडिया दीजिए ताकि हम कंपेयर कर सकें कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे जो तासुआ इतिहासी होता है वो पहली गलती कर देता है। वो अपनी पहले की फ़ोटो उस डॉक्टर को दे देता है। मतलब जब तक उसने खुद सर्जरी नहीं की थी अपनी, जब होठ काटा नहीं था, अपनी नाक हल्की नहीं काटी थी, उसके पहले की जो ओरिजिनल फ़ोटो थी वो डॉक्टर को दे देता है। क्योंकि काफ़ी महीनों से वो बाहर था तो उसका दिमाग भी थोड़ा स्टेबल हो गया था। वो सोचता था कि हर कोई मुझे शायद नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। डॉक्टर जैसे ही उसकी फ़ोटो देखता है तो उसको ऐसा एहसास होता है कि इस व्यक्ति को मैंने पहले कहीं देखा है। वो पुराने न्यूज़पेपर छांटता है तो सेम वही फ़ोटो और जो कातिल था लिंडसे हॉकर का, उन दोनों की तस्वीर मैच खा रही थी। अब जब डॉक्टर को ये पता चलता है तो वो सोचता है कि अब इसको कैसे हम कंट्रोल करें या कैसे पकड़वाए। तो वो तासुआ को कहता है कि ठीक है, मैंने आपकी फ़ोटो देख ली है, आप अगले दिन आइए। अगले दिन आएंगे तो मैं आपको डेट दे दूंगा और बता दूंगा क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तासुआ भी समझता है कि चलो मेरा काम हो गया, वो वहाँ से निकल जाता है। इसी बीच जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे वो काम करता था वहाँ पे इसकी जो वांटेड वाली फ़ोटोज़ थी वो पहुँचती हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते करते इसने एक दोस्त बनाया था। जब वो दोस्त इसकी वांटेड वाली पोस्टर्स देखता है तो उसको याद आता है कि अरे ये व्यक्ति तो मेरे साथ काम करता है, ये मेरा दोस्त है। लेकिन जब वो पूरी चीज़ पढ़ता है तो समझ में आ जाता है कि ये वही फेमस कातिल है जिसको जापान और ब्रिटेन की पुलिस ढूंढ रही है। तो वो क्या करता है कि एक एक्सपर्ट को बुलाता है, पुलिस एक्सपर्ट को बुलाता है, और जहाँ जहाँ पे तासुआ के साथ वो बैठता था, खाता था, वहाँ से फिंगरप्रिंट एक्सट्रैक्ट करा देता है। और थोड़े बाल के सैंपल उसको मिल गए थे, कपड़ों के रेशे मिल गए थे जो डीएनए में एविडेंस के तौर पे काम आते हैं। तो एक तस्वीर जो डॉक्टर के पास थी और डॉक्टर को कंफर्म हो गया था कि ये वही कातिल है, और एक तस्वीर जो इसके ही दोस्त के पास पहुंचती है और उसको भी कंफर्म हो जाता है कि तासुआ ही वो कातिल है जो उसके साथ कई महीनों से काम कर रहा है। तो उसके फिंगरप्रिंट पुलिस एक्सपर्ट को दे देता है। अब ये दो चीज़ उसके खिलाफ हो गए थे। अगले दिन तासुआ उस डॉक्टर के पास पहुंचता है। जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर उसको कहता है कि आप बैठिए, और धीरे से वो लोकल पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब लोकल पुलिस वहाँ पे फुल फोर्स के साथ आती है और तासुआ को गिरफ्तार कर लेती है। अब तासुआ को गिरफ्तार करने में जापान पुलिस को टोटल लगे थे 2 साल 8 महीने, यानी 32 महीने का समय लगा था। अब ये खबर फैल जाती है पूरे जापान में। ओकिनावा नाम का आइलैंड था और सन 2009 पे वहीं जापान की पुलिस तात्सुआ इतिहासी को गिरफ्तार करती है, क्योंकि डॉक्टर का भी क्लिनिक उसी आइलैंड पे था। अब जब गिरफ्तार होता है तो उससे पुलिस कहती है कि देखो, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कई सारे सबूत हैं, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो।
पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी जिसमें ये एकदम साफ साफ लिखा था कि लिंडसे हॉकर का पहले बलात्कार हुआ। तो पुलिस के पास वो सबूत थे, फिंगरप्रिंट थे जो मौका वारदात से मिले थे, और कई सारी चीज़ें मिली थी। कई चश्मदीद गवाह थे अपार्टमेंट में जो जिन्होंने ये बताया कि तात्सुआ हाँ एक लड़की के साथ यहाँ पे था। तात्सुआ अपना जुर्म कबूल नहीं करता है। वो कहता है कि हाँ मैं उसका रेप करना चाहता था, लेकिन जब मैं उसका रेप कर रहा था तो उसने विरोध किया और मैं गुस्से में आ गया, और फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन जापान में एक कानून है, जापान में ये कानून है कि अगर कोई व्यक्ति कत्ल करता है और उसका कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो जापान का कोर्ट, जापान की सरकार उसको एक मौका देती है सुधरने का। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब फर्दर हुए, थोड़ा सख्ती से उसके साथ पेश किया गया और सारे एविडेंस उसको दिखाए गए कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें तो फांसी होगी, और ऐसा डराया गया। जबकि जापान में फांसी होती नहीं है, सबसे बड़ी सज़ा वहाँ उम्र कैद है। तो उसने अपना गुनाह कबूल कर दिया कि हाँ मैंने ही उसको, लिंडसे हॉकर को जान से मारा और उसका रेप किया। 21 जुलाई 2011 को कोर्ट ने सारे एविडेंस देखे, गवाहों की गवाही सुनी, इतिहासी की सारी दलीलें सुनी, उसके वकील की दलीलें सुनी, और फिर तात्सुआ को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई। तात्सुआ जेल में रहा और उसने फिर जेल में रहते रहते एक किताब लिखी, अंटिल आई वॉज अरेस्टेड, जिसमें उसने ये बताया कि वो कैसे 32 महीनों तक पुलिस से और आम आदमियों से बचता रहा, कैसे वो जंगल में सरवाइव किया, कैसे सांप खाए, केकड़े खाए, चूहे खाए, और सारी चीज़ें खा के अपने आप को सेफ रखा। और उसकी गलती क्या थी, उसको क्रोध क्यों आया, उसका माइंड सेट क्या था कत्ल करते हुए, ये सारी चीज़ें लिखी। ये किताब काफ़ी फेमस हुई और बेस्ट बुक सेलर भी बनी, और इसके पैसे जो आए थे उससे तात्सुआ, इतिहासी, लिंडसे हॉकर के परिवार की मदद करना चाहता था, लेकिन लिंडसे हॉकर के परिवार ने उसकी किसी भी प्रकार से मदद लेने की कभी ना कोशिश की, ना कभी इच्छा जाहिर की। लिंडसे हॉकर का परिवार पूरे जापान को, पूरे ब्रिटेन की पुलिस को, वहाँ के लोगों को धन्यवाद करता है कि आखिरकार उसकी बेटी को न्याय मिला और एक कातिल, सनकी कातिल बोला जाए, को उसकी किए की सज़ा मिली। तो दोस्तों ये थी कहानी तात्सुआ इतिहासी की, जो विश्व का पहला ऐसा कातिल था जिसने अपने ऊपर खुद प्लास्टिक सर्जरी की और 32 महीने तक पुलिस और आम जनता की आंखों में धूल झोंकता रहा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और कोई कहानी जो आप सुनना चाहते हो मुझसे वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना प्यार दिखाया मेरे पुराने वीडियोस पे। अभी थोड़ा बहुत चैनल ऊपर नीचे चल रहा है, पर मुझे पता है कि आप मेरे लॉयल व्यूअर्स हैं और आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो कमेंट लिख दीजिएगा जो चीज़ अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो। अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।